नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ में देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे पत्रकार साथियों का नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लखनऊ की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से लखनऊ और उत्तर प्रदेश को आपका आतिथ्य सत्कार करने का सौभाग्य मिला। इतनी कड़कती ठंड में आप सभी ने पत्रकार और संगठन हित में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मित्रों, ये मौका है एनयूजेआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश की नवगठित इकाई की घोषणा भी की जाएगी। यूपी के पूर्व सूचना आयुक्त और एनयूजे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सक्सेना ने रत्न शिखा टाइम्स से अपनी वार्ता में मीटिंग के एजेंडे पर चर्चा की थी। आप भी सुने उन्होंने बैठक की पूर्व संध्या पर क्या कहा था। देखिए, कल ऐसा है, कल सुबह से हमारा प्रोग्राम है। करीब यहाँ 9 बजे यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे। एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 11 बजे हमारी कार्यकारिणी वहाँ पर जो है वो बैठेगी और पत्रकारों के हितों के संबंध में, उनके कल्याण के संबंध में और इस तरह के तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। जिस तरह से अखबारों की खबरों पे अंकुश लगाने का प्रयास हो रहा है और जिस तरह से जो है पत्रकारों के ऊपर कई बार हमले हो रहे हैं और इस तरह से जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इन सारे मुद्दे पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग आ चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी के नेतृत्व में जो है ये बैठक वहां आयोजित की जा रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनयूजेआई की लखनऊ बैठक का संपूर्ण प्रसारण आप रत्न शिखा टाइम्स पर देख रहे हैं। जयपुर अधिवेशन और लखनऊ बैठक से जुड़ी सभी गतिविधियों और संस्मरणों को आप रत्न शिखा टाइम्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संगठन के किस पदाधिकारी ने कब क्या कहा, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको रत्न शिखा टाइम्स की प्लेलिस्ट एनयूजेआई में मिल जाएगी। लखनऊ में आहूत एनयूजेआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आयोजन में एसआर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और सीतापुर के एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री चौहान ने न केवल बैठक के लिए ऑडिटोरियम की व्यवस्था की, बल्कि प्रातः काल के नाश्ते और दोपहर के भोजन का भी प्रबंध किया है। मीटिंग की समाप्ति के बाद सभी अतिथिगण और मेजबान माता चंद्रिका देवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। तो सबसे पहले अभी जब मेहमानों के आने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना आयोजन स्थल की तैयारियों का जायजा लिया जाए। सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। डाइस बोर्ड से लेकर मुख्य अतिथियों के बैठने का पूरा प्रबंध किया जा चुका है। प्रातःकाल के नाश्ते का संपूर्ण अरेंजमेंट भी हो चुका है। सूचना मिली है कि मीराबाई मार्ग स्थित राज अतिथि गृह में ठहराए गए सभी पत्रकार साथी आयोजन स्थल के लिए निकल पड़े हैं। जब तक वे लोग यहाँ पहुंचेंगे, तब तक क्यों ना इस खूबसूरत कॉलेज की खूबसूरत कक्षाओं की सैर कर ली जाए। और जब गाइड के रूप में यहाँ का सरल और मृदुभाषी चेयरमैन खुद हो, तो हर दृश्य का आनंद परमानंद में बदल जाता है।
अतिथि आ चुके हैं। एनयूजेआई लखनऊ की महिला सदस्यों ने सभी अतिथियों का हल्दी रोली और चंदन से अभिषेक किया है। सबसे पहले सभी मेहमानों को सुबह का नाश्ता कराया जाएगा। दोस्तों, लखनऊ कारकार्डी से जुड़ी सभी अपडेट आप रत्न शिखा टाइम्स के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको अपने प्रदेश या जनपद में किसी बैठक को सिलसिलेवार ढंग से प्रसारित करवाना हो तो आप टीम रत्न शिखा टाइम्स से संपर्क कर सकते हैं। नाश्ते का कार्यक्रम संपन्न हुआ और एक एक कर सभी मेहमान ऑडिटोरियम हॉल में इकट्ठा हो चुके हैं। मंच पर अतिथि के रूप में एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रदीप कुमार तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह, एनयूजे यूपी के संरक्षक श्री कमलकांत उपमन्यु, श्री प्रमोद गोस्वामी, एनयूजे यूपी के अध्यक्ष श्री बीरेंद्र सक्सेना के साथ विशिष्ट अतिथि और आयोजन के प्रमुख सह मेजबान श्री पवन सिंह चौहान के विराजमान होने के साथ बैठक के आयोजन की घोषणा हो गई। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। सभी अतिथियों का सम्मान एनयूजे लखनऊ, एनयूजे उत्तर प्रदेश और एसआर इंस्टीट्यूट के सौजन्य से किया जा रहा है। अतिथियों का यह संयुक्त सम्मान आयोजन की एकजुटता और उसकी नेक भावना को दर्शाता है। दुजेन जी जो कि फिरोजाबाद जनपद से हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहता है, साथ ही गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। श्री दुजेन जी, मैं चाहूंगा वो मंच पे आए और हमें सम्मानित करने का यह मौका प्रदान करें। श्री दुजेन शर्मा जी, आप फिरोजाबाद जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो बरेली से हमारे प्रिय भाई हैं, श्री पवन जी, पवन सक्सेना जी, वो मंच पे आए और हमें यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें कि आपका सम्मान हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री ट्रेसी जोशी जी को मैं चाहूंगा जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो एक बार मंच पे आए और उनका वो सम्मान करने का हमें मौका प्रदान करें। आपके पास भी राजीव नैनन जी, राजीव नैनन जी, आप मंच पे आए और कृपया हमें सम्मान देने का अवसर प्रदान करें। श्री राजीव नैनन जी, केसी जोशी जी के बाद श्री राजीव नैनन जी। रानेश राणा जी, आदरणीय रानेश राणा जी, आप मंच पे प्लीज आए और हमें मौका प्रदान करने का शुभ अवसर दें। रानेश राणा जी, राजीव नैनन जी के बाद रानेश राणा जी। श्री राकेश खपरियाल जी, श्री राकेश खपरियाल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से हैं, आप मंच में आए और हमें ये मौका प्रदान करने की कृपा करें। श्री शिवा कुमार जी, आप कृपया मंच पे आए। श्री शिवा कुमार जी, आप मंच पे आए और हमें अवसर प्रदान करने की कृपा करें। साथियों, सम्मान चाहे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी का हो, चाहे एक सदस्य का हो, सम्मान सम्मान होता है और एक व्यक्ति के सम्मान से पूरे संगठन का सम्मान जुड़ा होता है। तो इसलिए आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी उपस्थिति को दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप साथियों का। एनयूजे यूपी के अध्यक्ष श्री बीरेंद्र सक्सेना ने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। महामंत्री संतोष भगवन ने यूपी कमेटी ने
अभी तक कितने जनपदों में संगठन खड़ा कर लिया है, इस बात की जानकारी को साझा किया। अध्यक्ष से और अपने यूनिट के प्रदेश के महामंत्री श्री संतोष भगवान जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने संगठन के बारे में विस्तार से बताएं। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति में आए हमारे राष्ट्रीय नेताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में यहाँ NUGI का गठन किया। पहले ये उपजा के नाम से चल रही थी, लेकिन परिस्थितियां गड़बड़ होते देख कर हम लोगों ने एक एकजुट पत्रकारों के संगठन बनाने का निर्णय लिया और उपजा कुछ संबद्धता NUGI ने समाप्त करके हम लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ गठन किया जाए। लगभग 25 जिलों में NUGI का गठन किया जा चुका है और मैं अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सदस्य संख्या 3000 तक इस वर्ष में हम लोग अवश्य पहुंचा देंगे। सारे जिलों से बहुत समर्थन मिल रहा है और सब लोग निश्चित रूप से पत्रकारिता में अभी जो बात आई, हर जिले से, हर तरह से, हर स्तर के पत्रकार जुड़ रहे हैं। हम सबको एक साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। धन्यवाद। अतिथियों के लिए मेजबान और NUGI के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद श्री पवन सिंह चौहान ने सभी वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान और स्वागत किया। उन्होंने देश प्रदेश से आए सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आभार प्रकट किया। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग आए और हकीकत में आपको मेहनत पर प्रणाम करता हूँ और हम हकीकत चौथा स्तंभ नहीं बोला जाता। हकीकत में आप लोग जिस कर्तव्य और निष्ठा से जो काम करते हैं वो उसको प्रणाम करता हूँ। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे जो मंच पर बैठे उनको प्रणाम करता हूँ, सामने प्रणाम करता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे घर में है राज्यपाल अनुपम सिंह जी, तो ये मैं देखता हूँ कि पत्रकारिता कितनी कठिन होती है और कितना जरूर होता है, और जो जरूर है तुम्हें पत्रकारिता कर पाएगा और पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। और हकीकत में जिस भाव से आप लोग करते हैं, समाज का आईना दिखाने में, समाज के हर वर्ग, हर तबके को न्याय दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं सभी पत्रकार लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग आए और समय दिया। मैं सारी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर चुना और मैं बड़ा धन्य होता हूँ आपकी सेवा करके, क्योंकि आप जो सेवादारी करते हैं 24/7 सबसे बड़ी सेवादारी आप होती है। तो आपको हकीकत में इस संघर्ष से कैसे परिवार चलेगा, कैसे मैं देखता रहता हूँ परिवार को बीमार हो गया, बेटा बीमार, खुद बीमार है और आप लोग घटना घट गई तो आप वो बीमारी भूल जाते हैं और तुरंत घर में पहुँचते हैं। ये आपका पैसा है। स्वागत और अभिनंदन की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद NUGI यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सक्सेना ने मंच NUGI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले कर दिया। महत्वपूर्ण लोगों को जो है नाम लेकर के उनको उसमें शामिल किया जाएगा। एक संशोधन अभी हम लोगों ने किया है माननीय जी और शिवाजी के अनुरोध पर कि आगरा से श्री विवेक जैन को हमने इसको उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जिले से जो है इस्तीफा दे रहे हैं। उनका इस्तीफा आ रहा है और इस नाते हमने जो है उनको इसमें शामिल कर दिया है। आगे देखें कि लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ और किन किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। तो संगठन की गतिविधियों पर असर पड़ता है। हमें एक्टिव रूप से करना है, कुछ कार्यक्रम करने हैं वहाँ पर। अगर हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे तो हमारी सक्रियता का कोई मतलब नहीं है। NUGI की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले NUGI के 52वें स्थापना दिवस को भव्यता से मनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। और अभी हमें इसी माह NUGI का 52वां स्थापना दिवस को 52 साल पूरे हो जाएंगे 23 जनवरी को NUGI के। तो मैं इस अवसर पर, चूंकि 26 जनवरी के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, हम 26 जनवरी के बाद एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर करेंगे, चाहे फरवरी के पहले सप्ताह में करें। दूसरे प्रस्ताव के तौर पर उन प्रदेशों में जहां अभी तक चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं वहां चुनाव संपन्न कराने और चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दिल्ली की इकाई को ज्यादा सक्रिय बनाएं। तो इसलिए 3 महीने में आपको चुनाव
बिल्कुल चुनाव हो जाए 3 महीने में, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि एनयूजी का मसला तो हल हो जाएगा भी एक आध हफ्ते में, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है उसकी। अगर जो लोग आ रहे जो नहीं आएंगे, मुकदमा चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन उसके कारण आप अपनी गतिविधियों को स्थगित नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली में चुनाव बहुत आवश्यक है कार्यक्रमों के मद्देनजर। यानी चुनाव तो करानी है, 3 महीने में चुनाव कराने होंगे आपको। दूसरा, और कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में है जानकारी। अभी हम अपने संगठन के विस्तार और राज्यों के चुनाव के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पहले 5 हमने जोन बनाए थे, फिर बाद में 7 जोन बनाए थे। तो जब संगठन चुनाव हुए थे तो कुछ राज्यों की कोटा मनी या चुनाव लड़ने के लिए जो भी योग्यता थी उसमें कुछ राज्य कमजोर हो गए थे। खासतौर पे जम्मू कश्मीर की, जैसे मैं बात कर रहा था, जम्मू कश्मीर में जब 2020 में चुनाव हुए थे तो करीब 300 सदस्य थे, और कोरोना काल के बाद जब 2023 में चुनाव हुए तो केवल 70 सदस्य थे। वहां पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने अपना नौकरी छोड़ दी या उनकी नौकरी छूट गई। तो एक तो नॉर्थ से सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी है और एक वेस्ट जोन, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा आता है। ठीक है, बात में जम्मू कश्मीर से कामरान भट्ट का नाम लेना, जम्मू कश्मीर से अशरफ भट्ट को सेक्रेटरी में नियुक्त कर रहे हैं। और जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले दिल्ली में सब चीज तैयार है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ जो हमारे आपसी आंतरिक संकट था उसके कारण वहां जो पैरेलल सेक्शन चल रहे थे दोनों वो एक हो गए हैं, और उनकी नई लिस्ट आने के लिए चुनाव नहीं हुए थे। तो इसलिए हमने दोनों संगठनों को भंग करते हुए राकेश अभियान को संयोजक नियुक्त किया था और अशोक किंकर को इन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। सेवा कुमार को पर्यवेक्षक से घोषित कर रहे हैं दिल्ली के लिए। आप कहना चाहते हैं कहीं? जब तक आपका एनयूजे नहीं हो जाएगा या चीजें स्मूथ नहीं हो जाएगी तब तक दिल्ली नहीं हो पाएगी। चुनाव कराना अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव करना अलग मुद्दा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वहीं से जुड़ी है, पूरे आपके नहीं हो जाएगा। तो मेरा ये जवाब चीजें को अगर आप तुरंत कराएंगे तब दिल्ली अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव कराना आप अलग मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वहीं से जुड़ी हुई है, पूरे आपके नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। तो मेरा ये सुझाव है कि इसको अगर आप तुरंत कराएंगे तो वो विवाद खड़े हो जाएगा। देखिए, आपको दिल्ली में 3 महीने में चुनाव कराने हैं किसी भी हालत में, और उसके लिए शिवा कुमार पर्यवेक्षक हो गए। कोई तुम नाम देखो मैं। प्रस्ताव संख्या 3, संतोष भगवन के एनयूजीआई का प्रदेश महामंत्री नियुक्त होने के बाद उनके इस्तीफे से रिक्त हुए कार्यकारी सदस्य के स्थान पर प्रतापगढ़ के हरीश सैनी को मनोनीत किया गया। ये घोषणा महामंत्री जो करनी थी, लेकिन गला खराब है। एनयूजे उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री संतोष भगवन
जो मार्च 2023 में संगठन का चुनाव हुआ था, उसमें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे। और उत्तर प्रदेश एनयूजे का महामंत्री बनने के बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया है, तो उनके स्थान पर हरीश सैनी को सदस्य घोषित किया है। प्रस्ताव संख्या 4, एनयूजीआई उत्तर प्रदेश के संयोजक और पीटीआई के पूर्व ब्यूरो हेड वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी को एनयूजीआई की राष्ट्रीय कार्य समिति का संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। हमारे अभिभावक मार्गदर्शक श्री प्रमोद गोस्वामी जी, जिनको आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन मंत्री का दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सौंपा गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 5वां प्रस्ताव, उपजा से एनयूजे उत्तर प्रदेश बनने के कारणों पर प्रकाश डाला गया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में संगठन की जो स्थिति हो गई थी कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से 5-6 संगठन चल रहे थे, जिस कारण कौन असली संगठन है पहचान करना बड़ा मुश्किल होता था। और उसकी वजह से हमें अपने कार्य में करने में भी परेशानी होती थी। और खास तौर पे जो एक्रेडिटेशन कमेटी का गठन हुआ, कई उपजा ने उसमें क्लीन किया। इस नाते हमें अपने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साथियों के विचार विमर्श करने के बाद में एनयूजे उत्तर प्रदेश, नेशनल न्यूज जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश का गठन किया। और पिछले 4-5 महीने में जयपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र सक्सेना जी को अध्यक्ष घोषित किया गया था, संतोष भगवान जी को महामंत्री और अनुपम चौहान जी को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया था। और उनको कहा गया था कि आप नई कार्यकारिणी के लिए चलिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तीनों अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और जो संयोजक नियुक्त किए थे प्रमोद गोस्वामी, अपने वरिष्ठ साथी अजय कुमार जी, केवल सिंह जी, सुरेंद्र दुबे जी, इन सभी ने मेहनत करके कई राज्यों में, कई जिलों में एनयूजे उत्तर प्रदेश का गठन कर दिया। 25 जिलों में गठन हो गया है। मतलब जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े जिले हैं, जो भी प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मतलब इस कई स्थानों पे। प्रस्ताव 6 के क्रम में एनयूजे उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की गई। आज एनयूजे उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा मैं कर रहा हूँ। श्री प्रमोद गोस्वामी जी, श्री सुरेंद्र दुबे जी, श्री अजय कुमार जी, श्री केवल सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री कमलकांत मनु जी, ये सभी संरक्षक घोषित किए गए हैं। और अरविंद सिंह जी की उम्र नहीं है संरक्षक होने लायक, क्योंकि दोनों अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हो। हमारी मजबूरी थी कि आप राष्ट्रीय में रख दिया है, तो हम मुझे तो रखना है, मार्गदर्शन सब जरूरी है। और उपाध्यक्ष श्री निर्भय सक्सेना बरेली, श्री विजेंद्र शर्मा फिरोजाबाद, श्री प्रदीप कुमार सिंह वाराणसी, श्री हिमांशु सिंह सीतापुर, श्री संतोष यादव चंदौली और श्री विवेक जैन आगरा।
मंत्री श्री राकेश श्रीवास्तव मिर्जापुर, सचिन भारद्वाज बदायूं, अरुण अवस्थी उन्नाव, मजहर सलीम बारामुखी, दुर्गेश मिश्रा रायबरेली, केजी सिंह महोबा और श्री कमल श्रीवास्तव प्रयागराज। ये सभी मंत्री घोषित किए गए हैं। कार्यकारिणी में श्री प्रदीप गोस्वामी फर्रुखाबाद, श्री मनोज कुमार सुल्तानपुर, श्री किशन सेठ लखनऊ, श्री विक्रम पांडे कासगंज, श्री अरुण शर्मा टीकू लखनऊ और श्री शनि विश्राम सिंह SPS सिंह लखनऊ। ये सभी कार्यकारिणी को कार्यकारिणी की घोषणा प्राप्त की गई। जो संरक्षण मंडल में 2 वरिष्ठ साथी हैं, श्री सुरेंद्र दुबे जी और श्री केवक सिंह, ये मेरे पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में मुझे इनका स्नेह मिला और 1987 में 87 में मैंने सुरेंद्र दुबे जी के साथ यूनिवार्ता में इंटर्न किया था। और जिस अखबार में मैंने काम किया था 84-85 में, मैं दिल्ली कार्यालय में था और केवट सिंह लखनऊ के ब्यूरो चीफ थे, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ थे। एक अखबार था आगरा से प्रकाशित होता था और सभी जो पदाधिकारी घोषित किए कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि एनयूजे उत्तर प्रदेश फिर से उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ गौरव स्थापित करेगा। धन्यवाद। चुनाव अगर टालेंगे तो संगठन की गतिविधियों पर असर पड़ता है। हमें एक्टिव रूप से करना है, कुछ कार्यक्रम करने हैं वहाँ पर। अगर हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे तो हमारी सक्रियता का कोई मतलब नहीं है। एनयूजीआई की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले एनयूजीआई के 52वें स्थापना दिवस को भव्यता से मनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। और अभी हमें इसी माह एनयूजे का 52वां स्थापना दिवस को 52 साल पूरे हो जाएंगे 23 जनवरी को एनयूजे के। तो मैं इस अवसर पर, क्योंकि 26 जनवरी के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, हम 26 जनवरी के बाद एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर करेंगे, चाहे फरवरी के पहले सप्ताह में करें। दूसरे प्रस्ताव के तौर पर उन प्रदेशों में जहां अभी तक चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, वहां चुनाव संपन्न कराने और चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दिल्ली की इकाई को ज्यादा सक्रिय बनाएं। तो इसलिए 3 महीने में आपको बिल्कुल चुनाव हो जाए 3 महीने में, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि एनयूजे का मसला तो हल हो जाएगा भी 1 हफ्ते में, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है उसकी। अगर जो लोग आ रहे दुनिया में मुकदमा चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन उसके कारण आप अपनी गतिविधियों को स्थगित नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली में चुनाव बहुत आवश्यक है कार्यक्रमों के मद्देनजर। पहले चुनाव तो करानी है, 3 महीने में चुनाव कराने होंगे आपको। दूसरा, और कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में है झारखंड। अभी हम अपने संगठन के विस्तार और राज्यों के चुनाव के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पहले 5 हमने जोन बनाए थे, फिर बाद में 7 जोन बनाए थे। तो जब संगठन चुनाव हुए थे तो कुछ राज्यों की कोटा मनी या चुनाव लड़ने के लिए जो भी योग्यता थी उसमें कुछ राज्य कमजोर हो गए थे। खासतौर पे जम्मू कश्मीर की, जैसे मैं बात कर रहा था, जम्मू कश्मीर में जब 2020 में चुनाव हुए थे तो करीब 300 सदस्य थे, और कोरोना काल के बाद जब
2023 में चुनाव हुए तो केवल 70 सदस्य थे। वहां पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने अपना नौकरी छोड़ दी या उनकी नौकरी छूट गई। तो एक तो नॉर्थ से सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी है और एक वेस्ट जोन जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा आता है। ठीक है, बात में जम्मू कश्मीर से कामरान भट्ट का नाम लेना था। जम्मू कश्मीर से अशरफ भट्ट को सेक्रेटरी हम यहाँ नियुक्त कर रहे हैं। और जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए हैं तो सबसे पहले दिल्ली में सब चीज तैयार है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ जो हमारे आपसी आंतरिक संकट था उसके कारण वहाँ जो पैरेलल सेक्शन चल रहे थे दोनों वो एक हो गए हैं और उनकी नई लिस्ट आने के लिए चुनाव नहीं हुए थे। तो इसलिए हमने दोनों संगठनों को भंग करते हुए राकेश अभियान को संयोजक नियुक्त किया था और अशोक किंकर को इन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। सेवा कुमार को पर्यवेक्षक से घोषित कर रहे हैं दिल्ली के लिए। आप कहना चाहते हैं कहीं? तो जब तक आपका एनयूजे नहीं हो जाएगा या चीजें स्मूथ नहीं हो जाएगी तब तक दिल्ली नहीं हो पाएगी। चुनाव कराना अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव करना अलग मुद्दा नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं जो वहीं से जुड़ी है। पूरे आपके नेशनल नहीं हो जाएगा। मेरा ये जवाब चीजें को अगर आप तुरंत कराएंगे तब दिल्ली वो विवाद अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव कराना आप अलग मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं जो वहीं से जुड़ी हुई है पूरे आपके नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। तो मेरा ये सुझाव है कि इसको अगर आप तुरंत कराएंगे तो वो विवाद खड़े हो जाएगा। देखिए, आपको दिल्ली में 3 महीने में चुनाव कराने हैं किसी भी हालत में, और उसके लिए शिवा कुमार पर्यवेक्षक हो गए। कोई तो नाम देखो मैं। प्रस्ताव संख्या 3, संतोष भगवन के एनयूजीआई का प्रदेश महामंत्री नियुक्त होने के बाद उनके इस्तीफे से रिक्त हुए कार्यकारी सदस्य के स्थान पर प्रतापगढ़ के हरीश सैनी को मनोनीत किया गया। ये घोषणा वैसे घोषणा महामंत्री जो करनी थी, लेकिन गला खराब है। एनयूजे उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री संतोष भगवन जो मार्च 2023 में संगठन का चुनाव हुआ था उसमें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे, और उत्तर प्रदेश एनयूजे का महामंत्री बनने के बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया है। तो उनके स्थान पर हरीश सैनी को सदस्य घोषित किया है। प्रस्ताव संख्या 4, एनयूजीआई उत्तर प्रदेश के संयोजक और पीटीआई के पूर्व ब्यूरो हेड वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी को एनयूजीआई की राष्ट्रीय कार्य समिति का संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। हमारे अभिभावक मार्गदर्शक श्री प्रमोद गोस्वामी जी, जिनको आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन मंत्री का दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सौंपा गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 5वां प्रस्ताव, उपजा से एनयूजे उत्तर प्रदेश बनने के कारणों पर प्रकाश डाला गया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में संगठन की जो स्थिति हो गई थी कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से 5-6 संगठन चल रहे हैं, जिस कारण कौन असली संगठन है पहचान करना बड़ा मुश्किल होता था, और उसकी वजह से हमें अपने कार्य में करने में भी परेशानी होती थी। और खास तौर पे जो एक्रेडिटेशन कमेटी का गठन हुआ, कई उपजा ने उसमें क्लीन किया।
इस नाते हमें अपने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साथियों के विचार विमर्श करने के बाद में एनयूजे उत्तर प्रदेश, नेशनल यूथ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश का गठन किया और पिछले 4-5 महीने में जयपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र सक्सेना जी को अध्यक्ष घोषित किया गया था, संतोष भगवान जी को महामंत्री और अनुपम चौहान जी को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया था और उनको कहा गया था कि आप नई कार्यकारिणी केंद्र में चलिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तीनों अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और जो संयोजक नियुक्त किए थे प्रमोद गोस्वामी, अपने वरिष्ठ साथी अजय कुमार जी, केवक सिंह जी, सुरेंद्र दुबे जी, इन सभी ने मेहनत करके कई राज्यों में, कई जिलों में एनयूजे उत्तर प्रदेश का गठन कर दिया। 25 जिलों में गठन हो गया है। मतलब जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े जिले हैं, जो भी प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मतलब इस कई स्थानों पे प्रस्ताव 6 के क्रम में एनयूजे उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की गई। आज एनयूजे उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा मैं कर रहा हूं। श्री प्रमोद गोस्वामी जी, श्री सुरेंद्र दुबे जी, श्री अजय कुमार जी, श्री केवक सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री कमलकांत मनु जी, ये सभी संरक्षक घोषित किए गए हैं। और अरविंद सिंह जी की उम्र नहीं है संरक्षक होने लायक, क्योंकि दोनों अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। हमारी मजबूरी थी कि आप राष्ट्रीय में रख दिया तो मुझे तो रखना है, मार्गदर्शन सब जरूरी है। और उपाध्यक्ष श्री निर्भय सक्सेना बरेली, श्री विजेंद्र शर्मा फिरोजाबाद, श्री प्रदीप कुमार सिंह वाराणसी, श्री हिमांशु सिंह सीतापुर, श्री संतोष यादव चंदौली और श्री विवेक जैन आगरा। मंत्री श्री राकेश श्रीवास्तव मिर्जापुर, सचिन भारद्वाज बदायूं, अरुण अवस्थी उन्नाव, मजहर सलीम बाराबंकी, दुर्गेश मिश्रा रायबरेली, केजी सिंह महोबा और श्री कमल श्रीवास्तव प्रयागराज, ये सभी मंत्री घोषित किए गए हैं। कार्यकारिणी में श्री प्रदीप गोस्वामी फर्रुखाबाद, श्री मनोज कुमार सुल्तानपुर, श्री किशन सेठ लखनऊ, श्री विक्रम पांडे कासगंज, श्री अरुण शर्मा टीकू लखनऊ और श्री शनि विश्राम सिंह SPS सिंह लखनऊ, ये सभी कार्यकारिणी को कार्यकारिणी की घोषणा प्राप्त की गई। जो संरक्षण मंडल में 2 वरिष्ठ साथी हैं, श्री सुरेंद्र दुबे जी और श्री केवक सिंह, ये मेरे पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में मुझे इनका स्नेह मिला और 1987 में 87 में मैंने सुरेंद्र दुबे जी के साथ यूनिवार्ता में इंटर्न किया था। और जिस अखबार में मैंने काम किया था 84-85 में, मैं दिल्ली कार्यालय में था और केवक सिंह लखनऊ के ब्यूरो चीफ थे, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ थे। एक अखबार था आगरा से प्रकाशित होता था और सभी जो पदाधिकारी घोषित किए कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि एनयूजे उत्तर प्रदेश फिर से
उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ गौरव स्थापित करेगा। धन्यवाद। लखनऊ कार्यकारिणी में 7वें प्रस्ताव के तौर पर नेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्धता को लेकर चर्चा की गई। मित्रों, अभी जो एक आपको पता है, इसमें राय बहुत जरूरी है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस संस्था से संबद्ध हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, पिछले कुछ समय में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं कुछ अन्य कारणों से भी है, खासतौर पे न्यूज क्लिक के मामले को लेके और उससे पहले भी हमने देखा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन की दिलचस्पी जैसे कश्मीर घाटी के मामले को लेके बहुत रहती है। कश्मीर घाटी में किसी भी पत्रकार को कुछ होता है, पत्रकार होता नहीं होता ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि हमने न्यूज पोर्टल जो चल रहे हैं तमाम और उनके चलाने वाले को, कोई पत्रकार रहा है वो न्यूज पोर्टल चलाता है तो पत्रकार मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल वहां पर शुरू हुए हैं जो भारत विरोधी खबरें ज्यादा प्रसारित करते हैं। पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाती है और वो उसको मुद्दा बनाते हैं। तो मैंने एक बार उनको लिख भी दिया था कि कश्मीर के मुद्दे पे हम बहुत सेंसिटिव हैं और हमारे लिए ये राष्ट्रीय हितों से जुड़ा मसला है, हम इस पर इतनी जल्दी कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि एक तरह से IFJ ने एंटी मोदी कैंपेन शुरू किया हुआ है। अभी जब नवंबर महीने में उन्होंने एक हमको पत्र भेजा कि देश की कुछ किसान संगठन और कुछ ट्रेड यूनियन एंटी मोदी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको सपोर्ट करो। तब तो हमने उनको कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम एक पत्र उनको भेज रहे हैं कि भाई हम NUJ जब से स्थापित हुआ है हमने आज तक किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, ना हम अन्य ट्रेड यूनियन है, अन्य मजदूर संगठन है, कोई भी किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो या कोई भी संगठन हो, हम उनके विरोध या समर्थन में कभी हमने काम नहीं किया है। और क्या एक पत्रकार संगठन को किसी सरकार के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाना चाहिए? इसी तरह न्यूज क्लिक के मामले में, क्योंकि हमारा NUJ का स्टैंड न्यूज क्लिक के मामले में बाकी सभी संगठनों से अलग रहा। न्यूज क्लिक में चीनी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है। वहां जितने पत्रकारों से पूछताछ की गई थी उनमें से ज्यादातर पुलिस को पूरी सूचना देने को नाराजी हो गए हैं, एक तरह सरकारी गवाह बन गए हैं। और अभी हाल में जो वहां मैनेजर था उसने भी कहा है कि मैं न्यूज क्लिक के मामले में चीनी फंडिंग की पूरी जानकारी जांच एजेंसियों को दूंगा। तो हमारा जो स्टैंड था कि हमने कहा था कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मिलकर एक मेमोरेंडम भी दिया था और उनसे ये भी कहा था कि अगर कोई निर्दोष है, ठीक है, आप अपनी जांच कर रहे हैं, अगर आप कोई निर्दोष है तो किसी पत्रकार को बुलाते समय उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसके साथ सही व्यवहार होना चाहिए और उसको फंसाया नहीं जाना चाहिए। उसमें हम राकेश तपलिया भी हमारे साथ थे। पुलिस कमिश्नर ने हमको आश्वासन दिया ऐसा नहीं होगा
और उसके बाद बाकायदा लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि जो दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब पुलिस की जांच धीरे धीरे सामने आ रही है, तो उसको लेके कुछ लोगों ने आईएफजे को शिकायत किया होगा कि आईएफजे का कहना था कि आप कैसे संगठन के तौर पे, तो हमने आईएफजे को लिख दिया कि हम आज के बाद आपका लोगो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना एनयूजे के लेटर हेड पे हम आईएफजे का जिक्र करेंगे। तो हमने तब से अपने किसी भी रिलीज में आईएफजे का जिक्र नहीं करते हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि हम आईएफजे से अपना संबंध तोड़ दें, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से हम ये कदम नहीं उठा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कि आईएफजे के भारत विरोधी जो गतिविधियां, उस पर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? इसमें स्पष्ट तो यही है कि जो राष्ट्र विरोधी कार्य करेगा उसके साथ उन्हें रहना भी कहीं से सही नहीं है। और राष्ट्र विरोधी ताकतों से हमें लड़ना है, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य भी वही होता है और हमारा धर्म भी है। और मैं ऐसे संगठन से जुड़ा रहूँगा जो कि राष्ट्र विरोधी कार्यों से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर आता है, तो हमारे लिए घातक होगा। इसलिए मेरा विचार उसे अटैच होने को मतलब नहीं। राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रभक्त और जो समय देश में राजनीति चल रही है, उसमें हम कैसे अपने को बचाए रखें, न हम विरोधी बने न समर्थक बने। ये काफी सेंसिटिव मामला है। अगर हम ये न मान करके कि साहब राष्ट्र विरोधी समझे जाएंगे और हम उसका विरोध करने लग जाएंगे तो गलत है। इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को जो भी उनका सूत्र होंगे, जो जानकारी मिली होगी, उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि उनको लगातार राहुल गांधी जी आप चिट्ठी लिख करके अवगत कराएं कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम टूल नहीं बनना चाहते। और ये बड़ी दिक्कत है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये माना जाएगा कि हम सरकार के प्रभाव में आएंगे, और अगर विरोध करेंगे तो ये होगा कि एंटी गवर्नमेंट हो गए। हमें दोनों में कोई काम नहीं करना। इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी के टूल न बने, इसको बहुत ही सिंसियरली और आनंद से पूरे देखते हुए इसमें फिलहाल न्यूट्रल रहे। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। हम अभी चक्कर में ना उचित नहीं होगा। बस इतना है कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है तो हम उस पर स्टैंड करें, ना कि उसे विच्छेद कर लें। क्योंकि हमारी लड़ाई ये है कि हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकते। हम उस पर स्टैंड करेंगे, लेकिन हम विच्छेद नहीं करेंगे। हम अपनी भावनाओं को उनसे प्रदर्शित कर देंगे। धन्यवाद। 8वां और अंतिम प्रस्ताव। एनयूजेआई की पत्रिका के वार्षिकोत्सव अंक के प्रकाशन के संदर्भ में 8वां प्रस्ताव लाया गया। गणतंत्र दिवस की एक स्मारक निकाल रहे हैं। आएगी तो गणतंत्र दिवस के बाद ही, अगर इसमें आप ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिलाने का कोशिश करेंगे तो संगठन की वित्तीय स्थिति भी अच्छी होगी। बड़ी स्मारक निकलनी है और उसमें 75 भारत की आजादी के 75 साल की पत्रकारिता पर जो अपना लेख देना चाहे वो 20 जनवरी पर NUJ-India@gmail.com पे भेज दें। इस बारे में पत्र आपको जल्दी मिल जाएगा। और स्मारक के प्रकाशन में आप कहीं भी बैठे हो जो सहायता कर सकते हैं, उसके प्रकाशन के लिए, विज्ञापन के लिए, उसके लेखन के लिए, वो अपने अपने नाम मुझे दे देंगे तो मैं एक कमेटी बना के और एक तो दिन में उसकी घोषणा कर देंगे कि ये लोग स्मारक का प्रकाशन देंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का जो एक समारोह चल रहा था उसका अवलोकन कर रहे थे। मैं बहुत वर्षों तक विभिन्न यूनियंस का अध्यक्ष या महामंत्री रहा हूं
इतनी खूबसूरती से प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा। बड़े प्यार के साथ। और ये एक शुरुआत ऐसी है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि धन्यवाद शुरू करूं कहां से। एक मेरा ख्याल 2 महीने पहले शायद प्रमोद गोस्वामी से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई एनयूजे को मतलब यूपीजे को यहाँ से प्लीज क्या करनी बंद कर गठित करना है। तो हमने कहा भाई देखो आप पीटीआई के ब्यूरो चीफ से हम यूनाई के थे, हम लोगों ने कभी मिल के कोई काम नहीं किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो चलो अपने मिल के कोई काम करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बड़ा काम करेंगे। आप ये समझिए कि मेरा घर पूरा काम हम लोगों ने महीना 1.5 महीना सब कर दिया और पूरे नियम कानून के साथ। जब तक पैसा नहीं आया किसी को मेंबर नहीं बनाया, किसी को पदाधिकारी नहीं बनाया और अभी भी मेरे ख्याल 40-50 जगह बाकी है जिनके हम लोग बनाएंगे। हमें जाने 25 की बनी तो नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कोई बिला वजह के उसमें नहीं पड़ता। अच्छे लोग आए, अच्छी बात चले तो यहाँ से एक अच्छी से और मैं धन्यवाद उससे पूरा एक चित्र आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्रकारों की पत्रकारिता भी साथ में होती रहनी चाहिए। तो फिर जब हम लोग सब मिल गए और कार्यक्रम बन गया तो फिर ये तय हुआ कि इस कार्यक्रम को करना कैसे। तब फिर पहली बार मेरी मुलाकात पवन चौहान जी से एक रेस्टोरेंट में, और जितना सरल है ये हमें देखे पॉलिटिशियन नॉर्मली होते नहीं है और खासकर जो बिजनेसमैन है और उसमें भी खासकर जो इंस्टीट्यूशन चलाता है स्टूडेंट के, वो काफी घाट के शिकार से होता है। लेकिन पवन सिंह जी ने जो हम लोगों के साथ इसलिए बनाए रखा और जैसे सुबह से जब हम लोग आए स्वागत से लेकर अभी तक हमारे बीच बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अब फिर आते हैं, अब मैं दूसरा दृश्य प्रस्तुत करता हूँ। कल हम लोग गेस्ट हाउस पर थे तो अध्यक्ष राज बिहारी जी पदाधिकारी आए तो लोगों से मेरी पहली मुलाकात ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन अध्यक्ष जी ने जैसे ही लोगों ने कहा भाई अध्यक्ष जी तो उनका सुरेश दुबे के साथ हमने प्रैक्टिस की है, ये बड़प्पन देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। आज कौन किसी को कहने को तैयार है, खासकर पत्रकार के साथ इसने हमको सिखाया, ये हमारे गुरु रहे या हमारे सहपाठी रहे। तो मैं चाहूंगा आप लोग राज बिहारी जी का तालियां बजाकर स्वागत करें। और क्योंकि आपका जन्मदिन भी है तो हैप्पी बर्थडे अगेन तालियां बजाएं। उसी साथ साथ हमने प्रदीप तिवारी जी से मुलाकात, इनसे पहली बार मुलाकात और कल रात हम 11 बजे तक रहे लोग साथ और 24 घंटे हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्षों से हम लोग साथ एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोग करते हैं, जिसमें पत्रकारिता के भी उद्देश्यों की पूर्ति करें। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए, क्योंकि आज पत्रकारों को प्रशिक्षण नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से पत्रकार बन जाते हैं, फिर बहुत बड़े पत्रकार बन जाते हैं। जो लोग उपमन्यु उनसे परिचय कराया जाने लग गया, तो मैंने कहा नहीं डाला फला जगह में, तो हम कहा यार ये अच्छी जगह जो वो मिलता हो कहता हम आपको पहले से जानते हैं। तो मुझे लगा कि यार इस काल में भी लोग अगर जानते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे लोगों का संगठन है, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और मान सम्मान से ही कोई संगठन आगे बढ़ता है। ये अभी हम लोगों का प्रोग्राम जो था मतलब पूरे प्रदेश के सम्मेलन करने का, राष्ट्रीय लोगों का भी, लेकिन मौसम
शायद ये इच्छा थी ईश्वर की कि नहीं पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, अगर सम्मेलन होता 200 वाला भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस समय हम लोगों के मन में आया कि पता नहीं मौसम में हो पाए न हो पाए, तो हम लोगों ने छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन किया और इसका जो सारा सिरमौर पवन चौहान जी और उनके जो ये प्रिय साहबजादे हैं जिनके मुखिया हैं अनुपम चौहान, अनुपम ने बहुत मेहनत की और रात को 10 बजे भी कह दे तो तुरंत हाजिर हो जाते। अनुपम के लिए करना मैं यहाँ भी हम लोग भोजन करेंगे और फिर यहाँ के एक सिद्ध पीठ है जनका देवी, वहां दर्शन करने चलेंगे। तो जैसे विदाई होती है, हाँ, और इस बीच अभी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अध्यक्ष जी ने सरेआम कहा कि कुछ पैसे की जरूरत है, पैसे के बगैर नहीं चल सकता है, तो उपमन्यु जी ने 1 लाख रुपए दिए, इसके लिए उनकी तालियां बजा के स्वागत करते। वो इसलिए भी करिए कि अन्य लोग भी, हाँ यूपी को वो इसलिए किया क्योंकि ये देख करके कुछ अन्य लोग भी पैसे देने की कोशिश करें, अपनी जेब ढीली करें। आप कहीं भी रहेंगे, मध्य प्रदेश में जाने जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये क्यों कह रहे कि स्टूडेंट कोटेदार है, आगे भी देने का। और ये अच्छी बात है, कोई भी संगठन चलाना तो उसकी आर्थिक स्थिति के लिए पैसे होने चाहिए। दादा हम तो हर कार्यक्रम में इनको दे देते हैं, अध्यक्ष को संगठन को चलाना। हाँ, और राज बिहारी जी की अच्छी बात थी कि वो उन्होंने ओपनली कहा कि भाई पैसे चाहिए। एक जैसा सुझाव आया था सोमनाथ का, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग सोमनाथ को नेशनल लेवल पर निकाले, एक वाजिब टाइम मिल जाएगा तो उत्तर प्रदेश की ओर से हम लोग 1 लाख रुपए के विज्ञापन दिलाएंगे। पैसे की होगा 2 लाख के लिए, 1 लाख और 2 लाख हो गए, तो कोई आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरे दादा 1 लाख उसके लिए मैं अलग से दे चुका हूँ, ये नगद है वो दे चुका हूँ उस मैगजीन के लिए। लेकिन जब बीपी प्राइस सुधार मैगजीन तो हाथ में है, वो उसके लिए हम दे चेक देखिए हमें नहीं मालूम कब दिए थे, जो मेरे सामने देगा वही मानेंगे। तो फिर मैं कह रहा इसके बाद जैसे कुछ अच्छी बातें कही, एक तो संगठन चलाने में जिन जगहों पर इकाइयां नहीं बनी हैं उनमें लोग बनाए और ठोक पीट के बनाए, जिनकी वाकई कुछ करने की इच्छा हो, सिर्फ नाम मात्र के लिए पदाधिकारी न बनना चाहे। फिर एक बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुई, फिर ये जो अभी शायद लोग बाद में करेंगे, एक वो जो नेशनल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है और एक कोई क्या है फाउंडेशन। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। मैं एनयूजी में एक जमाने में बहुत एक्टिव था 15-20 साल पहले, फिर बाद में हम इससे हट गए क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग पत्रकारों के हित में काम करने के बजाय बाकी सारे काम करें, मैं काम करता। इसीलिए मैंने IFWJ छोड़ी, इसीलिए मैंने एनयूजी छोड़ी। लेकिन आज मैं जब जुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, सही लोगों के साथ जुड़ा, इनको पत्रकारिता में रुचि है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग राज बिहारी जी के सम्मान में तालियां बजाएं। अब जैसे शादी के बाद विदाई का क्षण एक हर्ष का भी है और भावुक हो जाने का भी है। उतना ही भावुक मैं भी हूं और मुझे लग रहा कि जल्दी हम आप लोगों को फिर बुलाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपसे विदा चाहता हूं। मीटिंग के समापन के बाद दोपहर के भोजन का इंतजामात किया गया है। सभी पत्रकार बंधु दोपहर का भोजन लेने के लिए निकल पड़े हैं।
भोजन के उपरांत पत्रकारों का दल माता चंद्रिका देवी के दर्शन हेतु निकल पड़ा है। दोस्तों, यदि आप भी रत्न शिखा टाइम्स के साथ माता चंद्रिका देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है माता चंद्रिका देवी के दर्शन से जुड़ी संपूर्ण झांकी, तो देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स।